हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जो फ्रेंड्स यहाँ पर नए हैं इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उनसे रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेईई या एई की तैयारी कर रहे हैं या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से पढ़ा जाए, तो फ्रेंड्स आई होप ये लेक्चर आपके लिए, सभी के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। यूट्यूब पर आपको इजी लैंग्वेज में यहाँ पर कोई समझाएगा नहीं। ठीक है, मैं खुद भी स्टडी करती हूँ, मैं आपके लिए भी यहाँ पर कुछ लेक्चर अपने शेयर करने आई हूँ जिसके माध्यम से आपको बहुत हेल्प होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है सीमेंट। तो काफ़ी बच्चों को पता होगा कि सीमेंट क्या है। सीमेंट सभी के घरों में यूज़ होता है। कहीं ना कहीं पर आपने कंस्ट्रक्शन जहाँ पर चल रहे हो सब जगह पर आपने देखी होगी कि आपको सीमेंट के बिना कोई भी मीनारे या फिर स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिला होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें डिटेल में तो नहीं ज़्यादा बताऊंगी। ठीक है, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में लेकर के चलेंगे, एकदम से आपके ऊपर नहीं वो बोझ डालेंगे जो काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ में होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट की टू प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, टू प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला जो होता है वो कोहेसिव और दूसरा होता है एडहेसिव। ये दो प्रॉपर्टी के साथ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि किस तरीके से आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। आप पूरा डिटेल में चलेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। सीमेंट वर्ड इन्वेंटेड बाय जोसेफ एस्पेडिन। ठीक है, यूके के थे ये जोसेफ एस्पेडिन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जोसेफ एस्पेडिन। ठीक है, ये यूके के थे जिन्होंने 1824 यानी कि 1822 में ये सीमेंट का जो है इन्वेंट किया था। इनको जो ये इन्वेंशन किया था, इन्होंने इन्वेंशन वो पोर्टलैंड सीमेंट की तरह ही एक दिखने वाला सीमेंट था जिसका कलर, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट के जैसा ही था। पोर्टलैंड सीमेंट की जैसा ही सेम कलर उनको देखने को मिला था। तो ये यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। ठीक है, जोसेफ एस्पेडिन ये पूछे जा सकते हैं कि ये कौन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, सीमेंट का इन्वेंशन किया था। सीमेंट का इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पर जोसेफ एस्पेडिन जो है यहाँ पर बता दिया था मैंने ऑलरेडी, यूके के थे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि जॉन स्मेटन, या यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जॉन स्मेटन ये कौन है। ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए कि ये फादर ऑफ सिविल इंजीनियर जिनके हैं। ठीक है, फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आएंगे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बेसिक्स चीज़ें हम आपको आगे डिटेल में बताते जाएंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको ये जो मैं नोट्स आपको एक तरीके से ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, समझ भी सकते हैं। पूरा लेक्चर को आप फिनिश करिएगा, ऐसे स्किप करने से आपको यहाँ पर कोई लाभ नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बेसिक आपको बताया जाए कि सीमेंट का जो अप्रॉक्सीमेटली हिस्सा होता है वो अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख देती हूँ, आपको आसानी रहेगी। अप्रॉक्सीमेटली 40% वॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आप याद रखना। ठीक है, स्टैंडर्ड डेंसिटी की बात की जाए तो स्टैंडर्ड डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर 1440 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ये इन वैल्यूज़ को भूलना नहीं है। ये वैल्यू आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगी। ठीक है, अगर मैं आपसे एक यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछ लूँ, देखिए ये एक बेसिक सी चीज़ है जो कि नॉर्मली सबको पता होनी चाहिए। अगर हमें एक बैग, ठीक है, सीमेंट का पता है, उसकी वैल्यू यहाँ पर 50 kg जो है आपको दी गई है। एक सपोज करिए कि एक जो बैग है सीमेंट का वो 50 किलो का होता है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम हम इसका पता करेंगे तो किस तरीके से हम वॉल्यूम यहाँ निकालेंगे।
तो सबसे पहले आपको ये जो 50% यहाँ 50 kg का जो बैग है, आपको 1 बैग की वैल्यू लिखनी है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड डेंसिटी है उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से 0.0347 पर मीटर क्यूब ये यहाँ पर ये इसकी वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी बच्चों को ये ध्यान देना है कि किस तरीके से हम वॉल्यूम निकालेंगे, 1 बैग सीमेंट का कितना केजी होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेंसिटी क्या होती है, इस तरीके से निकाली जाती है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। सभी बच्चे आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक। बच्चे जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। यदि यहाँ पर टॉलरेंस की बात हो, ठीक है, टॉलरेंस मेजरमेंट की बात अगर की जाए, ठीक है, टॉलरेंस मेजरमेंट की बात अगर की जाए सीमेंट की, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसकी वैल्यू कितनी लेंगे, प्लस और माइनस में अगर हमें वैल्यू लेनी है तो हमें 2% ही लेनी होगी, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मटेरियल की बात करी जाए यहाँ पर, ठीक है, तो किस तरीके से आपको यूनिट वेट, ठीक, कहाँ पर कितना लेना होगा वो हम आपको अभी समझाने जा रहे हैं। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो भी मैं यहाँ पर वैल्यूज़ वगैरह आपको दे रही हूँ वो कृपया करके एक कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ों से ही क्वेश्चन हमेशा डेवलप होते हैं, एसएससी हो चाहे डीडीए हो। अभी मैंने डीडीए के पेपर में भी देखा था, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे जो कि इन वैल्यूज से रिलेटेड थे। वो अच्छी तरीके से जिन बच्चों ने प्रिपेयर किया होगा वो अपना क्लियर कर जाएंगे इस बार। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर जो है आप मटेरियल और उसके यूनिट वेट के बारे में अगर बात करें तो किस तरीके से जो है ब्रिक मेजनरी का जो है यूनिट वेट होगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का क्या वेट होगा, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का क्या वेट होगा, सीमेंट मोर्टार का क्या वेट होगा, स्टील और सीमेंट का क्या यूनिट वेट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चलिए मैं आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ। यहाँ लिख देती हूँ मैं यूनिट वेट इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मटेरियल, जो आप मटेरियल यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ब्रिक मेजनरी का यूनिट वेट कितना लेंगे। तो ब्रिक मेजनरी का वेट आपको 19 से 20 के बीच में ही लेना होता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर जो है आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जो आप लेंगे वो 22 से 24 तक आप ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आरसीसी का जो आपको लेना होगा यूनिट वेट वो 24 से 25 तक आप किलो न्यूटन मीटर, ये सभी की जो है किलो न्यूटन मीटर में ही आप मेजर करेंगे। सीमेंट मोर्टार, एक मिनट मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए सीमेंट मोर्टार का 20 से 21 तक आप यूनिट वेट मेजर कर सकते हैं। उसके बाद स्टील 78 से 80 यूनिट वेट तक आप यूज कर सकते हैं। और सीमेंट आप 14.4 तक ही आप यूनिट वेट किलो न्यूटन मीटर क्यूब में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप ऑफ सीमेंट। अब टाइप्स ऑफ सीमेंट की बारी आती है तो काफ़ी बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। कि हमने तो सुना है कि सीमेंट एक ही होता है जिससे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, स्कूल्स बनाए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के जो है आपको देखने को मिलेंगे। पहला होता है हमारा यहाँ पर हाइड्रोलिक सीमेंट, और जो दूसरा है हमारा नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छी तरीके से स्टडी करें, सभी पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हाइड्रोलिक सीमेंट का यहाँ पर क्या काम है और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट यहाँ पर क्या काम करता है, तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे डिफरेंशिएट कि हाइड्रोलिक सीमेंट क्या है, नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट क्या है।
तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक सीमेंट के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर मैं नोट कर लेती हूँ हाइड्रोलिक सीमेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर हाइड्रोलिक क्यों यहाँ पर इंडिकेट किया है कि ये हाइड्रोलिक है और ये नॉन हाइड्रोलिक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोलिक सीमेंट है क्या। देखिए यहाँ पर जो है ये हाइड्रोलिक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर वाटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा काफ़ी जो है आपको पता होंगे कि जहाँ पर बहुत ही वाटरी एरिया होता है, ठीक है, बहुत ही वाटरी एरिया होता है, वहाँ पर इन सीमेंट का यूज़ किया जाता है। बहुत ही मोस्ट यहाँ पर ये चीज़ है, आप समझिएगा कि ये बहुत ही मोस्ट है कि आपको यहाँ हाइड्रोलिक सीमेंट ही यूज़ करना होगा। अदरवाइज अगर आप नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट यहाँ पर यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली वर्क नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है, ठीक है, हार्डर हो जाता है, ठीक है, हार्डन हो जाता है, बहुत ही जल्दी बहुत ही क्विकली सेट होता है, बहुत ही जल्दी सेट होने वाला सीमेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये हाइड्रोलिक वर्ड यूज़ किया गया है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए काफ़ी जो है कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, आपने कहीं पर पुल वगैरह भी देखे होंगे जहाँ पर जो है पिलर वगैरह होते हैं, वो आपको इस तरीके से नदी बह रही है उसके ऊपर से, कभी भी आपने देखा होगा कि ट्रेन गुजर के जा रही है यहाँ से इन पटरियों से, और नीचे ये जो है पिलर होते हैं और नीचे नदी बह रही होती है। तो ये यहाँ पर यूज़ किया जाता है ताकि ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाए और बहुत ही जल्दी सेट हो जाए, ताकि पिलर को मजबूती मिले और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ट्रेन यहाँ पर आसानी से जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल मोस्ट डेफिनेटली आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है पोर्टलैंड सीमेंट इसका जो है मेन एग्जाम्पल है। पोर्टलैंड सीमेंट ज़्यादातर यूज़ यहाँ पर जो है वाटरी एरिया में यूज़ किए जाते हैं, जो कि बहुत जल्दी हार्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी से सेट हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ किया जाता है। तो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट की बात अगर करी जाए यहाँ पर, ठीक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ सीमेंट के दो टाइप होते हैं, हाइड्रोलिक सीमेंट और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। यहाँ पर देखिए मैं पहले भी इंडिकेट कर चुकी हूँ, हाइड्रोलिक के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ। नॉन हाइड्रोलिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है इट्स ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन, ये एक कैल्सिनेशन के द्वारा जो है ऑब्टेन किया गया है, ठीक है, जिप्सम और लाइमस्टोन इसको कह सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको लिख करके बता देती हूँ, ठीक है, आपको इजी पड़ जाएगा। नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट, ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, इट ऑब्टेन्ड, कैल्सिनेशन होता है जिप्सम और लाइमस्टोन का, तब जाकर के ये निकलता है, ठीक है। इसका कोई भी इसको एक तरीके से नॉन वाटरी रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका एग्जांपल आपको दे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो सकता है, ठीक है, इसका जो है मोस्ट एग्जांपल है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा लिख देती हूँ, आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम और लाइमस्टोन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अब रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल इन सीमेंट मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होंगे, सबसे पहले आर्जिलियस, ठीक है, सभी ने मोस्ट सुना ही होगा। यहाँ पर मैं आपको लिख करके भी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। सभी आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, क्या यहाँ पर मैं कहना चाह रही हूँ। जो बच्चा अगर समझ में आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वॉच करें पूरा, ठीक है। आर्जिलियस और कैल्सीरियस, ठीक है, ये दो एक रॉ मटेरियल हैं जो कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग स्लेट शेल एंड क्ले, यहाँ पर चलिए मैं लिख ही देती हूँ।
argillaceous, blast furnace, slag। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट स्लेट, थर्ड पॉइंट शेल एंड क्ले। ये जो तीनों मटेरियल्स होंगे वो आर्जिलियस में पाए जाते हैं, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस, स्लेग, स्लेट, स्लेल एंड क्ले, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आप नोट करते जाइएगा। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, कैल्सियरियस, ठीक है। जो कैल्सिनेशन यानी कि मान के चलिए उसमें कैल्शियम की जो है मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, अगर आपको ध्यान ना रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप नोट्स भी बनाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही सुटेबल है, क्योंकि एंड टाइम पर नोट्स ही काम आते हैं, ठीक है। सभी नोट्स को आप ध्यान से संभाल करके अपने रखिएगा, क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको एंड टाइम पर ही सब कुछ रिवाइज करके देगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आप नोट कर लीजिएगा, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल की अगर बात करें, यहाँ पर ऑक्साइड कंपोजिशन, एवरेज और फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ। ऑक्साइड के नेम यहाँ पर हम लिखते जाएंगे और उनका कंपोजिशन मीन्स कितना परसेंट यूज़ होगा, परसेंटेज में लेंगे। एवरेज वैल्यू कितनी होगी वो हम यहाँ लिखेंगे, और फंक्शंस वगैरह आपको यहाँ लिख लेने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लाइम की अगर बात की जाए तो लाइम सभी को पता है कि CaCO, इसका जो है ये शॉर्ट में नेम आप ले सकते हैं, CaCO, ठीक है। कंपोजिशन मीन्स यहाँ पर परसेंटेज आपको 60 से 65% यूज़ करना होगा। एवरेज आप यूज़ कर सकते हो 62, ठीक है। ये कंट्रोल करता है साउंडनेस को, स्ट्रेंथ देता है, डिफिशियंसी रिड्यूस करता है स्ट्रेंथ की, और सेटिंग एक्शन। आप इन सब चीज़ों को ध्यान से लिख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। कंट्रोल साउंडनेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। डेफिशिएंसी रिड्यूस strength and setting action, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए लाइम की अगर बात की जाए, लाइम एक ऑक्साइड है, ठीक है, CaCO। यहाँ पर जो कंपोजिशन है आप 60 से 65% से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। एवरेज वैल्यू आप यहाँ पर 62 ले सकते हैं। साउंडनेस और स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, ठीक है, रिड्यूस करता है स्ट्रेंथ को, डिफिशियंसी रिड्यूस स्ट्रेंथ भी इसको कहा जाता है। सेटिंग एक्शन यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। अब सिलिका की बात की जाए, सिलिका को हम यहाँ पर SiO2, ठीक है, ये हमारा नेम होगा, शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं। ये हमारा ऑक्साइड है। यहाँ कंपोजिशन आप एवरेज इसकी वैल्यू 17 से 25, अगर आप एवरेज की बात करें तो 22 ही आप इसको ले सकते हैं। इसके ज़्यादा आपको लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये स्लो सेटिंग मटेरियल है, ठीक है। ये बहुत ही स्लो सेट होता है, स्लो सेटिंग मटेरियल है, इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर इसका यूज़ ज़्यादा होगा तो हमें अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेगा। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ देने वाला यहाँ पर जो है ऑक्साइड नहीं है। एल्यूमिना की बात की जाए तो एल्यूमिना जो है यहाँ पर क्विकली सेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम आपको लिख देते हैं एल्यूमिना, जिसको Al2O3 भी कहा जाता है। इसकी कंपोजिशन आपको 3 से 8% ही आप लेंगे। अगर एवरेज आप चाहते हैं तो 6 ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल है क्विक सेट होने के लिए, ठीक है, बहुत ही जल्दी क्विक सेट होता है। इस बट एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये लोअर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये सेट तो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, फास्ट सेट होता है, बट
लो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान में रख के पढ़िएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, मेरा जो ज्ञान है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही देखिए, यहाँ पर जो है हमारा 4th नंबर पे आता है हमारा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड को यहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं FeO3 से। कंपोजिशन, अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो यहाँ पर 0.5 से लेकर के आपको 6% तक ही यूज़ करना होगा। अगर एवरेज वैल्यू अगर आप ले तो आप यहाँ पर एवरेज वैल्यू इसकी 3 ले सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है कलर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो यहाँ पर इंग्रेडिएंट हैं, जो सीमेंट के इंग्रेडिएंट होंगे मौजूद मिक्सचर में, ठीक है, तो उनको ये फ्यूज करने का काम करता है। समझ गए? आई होप समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जो ये देखिए, यहाँ पर आपकी एवरेज वैल्यू आप 3 ले सकते हैं। कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है सीमेंट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैग्नीशिया की अगर बात की जाए तो MgO, यहाँ पर आपको ये शॉर्ट में आप नाम ले सकते हैं इसका, ये सिंबल भी मान सकते हैं। 0.1 से लेकर के 4 तक आप इसको कंपोजिशन यानी कि परसेंटेज में यूज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली आप जो एवरेज वैल्यू है वो आप 2% यूज कर सकते हैं। कलर और हार्डनेस के लिए यहाँ पर इसको रिस्पॉन्सिबल माना गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा कलर और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। सोडा पोटास की अगर बात करें तो यहाँ पर Na2O एंड K2O की जो वैल्यू है कंपोजिशन में 0.5 से लेकर के 1.3 तक आप यूज कर सकते हैं। एवरेज वैल्यू आपको 1 ही तक यूज करनी होगी, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगर इसे ज्यादा यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए, वैसे भी ये जो है फटने और फूलने की वजह से फटने और फूलने के लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए यहाँ पर इसको सोडा और पोटास की जो वैल्यू है एवरेज वैल्यू वो 1 ही यूज करते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 की वैल्यू जो यहाँ पर कंपोजिशन में 1 से लेकर के 3 तक और 1.5 यानी कि आधा, आप 3 का आधा ही आप यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो है सीमेंट की साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई होप ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। टोटली यहाँ पर जो है मैंने आपको सीमेंट का इंट्रोडक्शन दिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको आगे और भी जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को पूरा वॉच किया उसके लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन फ्रेंड्स। ध्यान रखिए सभी लोग अपना।